हम अगला सत्र अपना शुरू करें और उस सत्र में शामिल होने वाले 3 मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। इस सत्र का शीर्षक है लिखने के बहाने हजार। प्रेम वह कमाल है जिसमें दूरियां पाटी न जा सकें, नजदीकियां आकी न जा सकें। पल्लवी गर्ग जी एक शिक्षाविद हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं। पल्लवी जी की रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, समाज और जीवन के दोस्तों विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित हैं। सरल, सहज, प्रभावशाली लेखन शैली के चलते पल्लवी जी अपने पाठकों को, उनके मन को छूती हैं, गहराई तक पहुंचती हैं। मेरे शब्दों में छुपकर मुस्कुराते हो तुम, उनके इस कविता संग्रह से हम उनकी कविताएं भी सुनेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ पल्लवी गर्ग जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पल्लवी जी का। डॉक्टर अनुराग आर्य, डॉक्टर साहब आइए, स्वागत आपका। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। वो एक हमदर्द शहर था, पर हम सबको टेस्ट ट्यूब पर अलग अलग टेम्परेचर पर रखकर परखा उसने। वो मोहब्बतों के दिन थे, इसलिए कोई बात उतनी तकलीफ नहीं देती थी। ये पंक्तियां डॉक्टर अनुराग आर्य जी की हैं। पेशे से आप डॉक्टर हैं और आज के दौर में वो डॉक्टर जिसकी सबसे ज्यादा पूछ है, आज के दौर में वो डॉक्टर जिसके पास आप और हम सब जाना चाहते हैं, त्वचा डर्मेटोलॉजी। तो डॉक्टर साहब आपको और हमें खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, लेकिन अपनी लेखनी से आप हमारे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर अनुराग आर्य काफी सक्रिय हैं और आप बहुत अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं। बुरे लड़कों की हॉस्टल डायरी। यहां कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या रह चुके हैं, और जो नहीं भी हैं खुल के हाथ उठाइए। हॉस्टल में रहना कोई बुरी बात थोड़ी है। हॉस्टल में रहने देखिए ज्यादा हो गया अब। हाँ, ये बढ़िया, एकदम जोश से उस बच्ची ने बिल्कुल वेव किया। बुरे लड़कों की हॉस्टल डायरी। मुझे तो आपत्ति है सर डॉक्टर साहब इस आपके शीर्षक पे, लेकिन बात करेंगे हम लोग, देखेंगे उसमें क्या है। और डॉक्टर आर्य का मानना है कि लिखना किसी काफिले से अलहदा होना है, लिखना कन्फेशन बॉक्स में खड़े होना है। तो जो लेखक इतना ईमानदार है, आप समझ सकते हैं कि उसकी लेखनी में कितना दम होगा। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर आकृति विज्ञा अर्पण जी को। जोरदार तालियां दोस्तों डॉक्टर आकृति के लिए। डॉक्टर आकृति हिंदी और भोजपुरी की चर्चित लेखिका और मंच संचालिका हैं। वनस्पति शास्त्र में शोधार्थी, साइंस इनोवेटर, प्रोग्राम डिजाइनर के रूप में सक्रिय डॉक्टर आकृति विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से भी अलंकृत हैं। विज्ञान, साहित्य, दर्शन, भोजपुरी लोक साहित्य, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर आकृति ने अपनी गहरी छाप आपके और हमारे मन पर छोड़ी है। लोकगीत सी लड़की। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों जब ये शीर्षक मेरे सामने आया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे तीनों मेहमानों। आज के दौर में लिखना डॉक्टर साहब, पेशे से डॉक्टर होना, एक ऐसा डॉक्टर जो जिसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता आज सबसे ज्यादा है, वो नोट कमाना छोड़कर ये कहां आप आ गए गरीबों के पेशे में? नहीं, देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अलावा ना आपको कई तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं और एक थोड़ी सी ना सुकून की तलाश होती है। हर आदमी की सुकून की तलाश डिफरेंट है। मुझे जिस चीज़ में मिलता है किसी और को दूसरी चीज़ में मिल रहा होगा। कोई मैराथन दौड़ रहा है, कोई कैमरा लेके जंगल में ढूंढ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लिखना पढ़ना अभी
हमारे यहाँ से पहले असगर जी बैठे हुए हैं, मैं उनको पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, और ऐसे कितने लोग हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने कॉन्शियस को, जमीर को जिंदा रखने के लिए और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए किसी न किसी आर्ट या अदब की जरूरत पड़ती है। तो समहाउ हम कोशिश करते हैं कि भाई इसी जरिए से मौजूद रहें। बहुत बढ़िया, आपके बहुत अच्छे विचार हैं। डॉक्टर आकृति, डॉक्टर साहब, हिंदी फिल्मों में और साहित्य में, प्रेम रस में लड़कियों को बहुत सारे अलंकरण, उपमाएं हमने देखी, सुनी, पढ़ी, फिल्मों में गाने सुने, लेकिन लोकगीत सी लड़की मैंने पहली बार सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या है ये लोकगीत सी लड़की, क्या है? कैसे फिल्मों की उन लड़की महबूबा से अलग है, कैसे एक मॉडर्न लड़की से अलग है, कैसे फिल्मों वाली लड़की से अलग है? सबसे पहले तो जितने लोग आए हैं सबको मेरा नमस्कार है, आपके प्लेटफॉर्म को नमस्कार है। लोकगीत जितना भी हिंदी साहित्य में आपने सुना होगा फिल्मों का गीत, लेकिन जैसे ही गीत शब्द आता है ना, जहन में गांव में चक्की चलाती हुई औरतें याद आती हैं। तो हमारा जो भी साहित्य है उसकी जनक विधा जो है वो लोक है। और लोकगीत से लड़की मुझे नाम दिया था एक बहुत ही इमेरिटस राइटर हैं जिनका आज जन्मदिन है, कुमार पंकज जी ने। तो वो कहते हैं कि तुम चलती हो फिरती हो तो लगता है लोकगीत चल रहा है। तो लोकगीत से लड़की होने का बस इतना मतलब है कि मैं उन अनकही स्त्रियों का स्वर बन सकूं जिन्होंने जांता चलाते हुए, चक्की चलाते हुए, खेतों में काम करते हुए अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। आप इस दृष्टि से देखिए, जो हवा चल रही है ना, जो फागुन चल रहा है, कितनी स्त्रियों ने फागुन में पत्र भेजे हैं, कितने लड़कों का प्यार सरसों के खेत में बह रहा है। हमारे गांव की जो नदियां जाती हैं, कितने मजदूरों की एड़ियां धोते हुए जाती हैं। तो उन्हीं सभी का जो स्वर है वो मैं हूं। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे तमाम लोग हैं और उन तमाम लोगों के आशीर्वाद से मैं फ्रंट पे हूं। एक चीज़ मैं चाहती हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं वो इसको नोट करें। अगर हम फ्रंट पे हैं, इसका मतलब मेरे पीछे एक पूरा समाज है। वो समाज मेरा लोक है और उसकी मैं प्रतिनिधि यात्रा में हूँ। इसलिए मैं लोकगीत सी लड़की हूँ और इसीलिए मैं अलग हूँ, क्योंकि मुझे लोक का प्यार मिल रहा है। बहुत सुंदर। और जिस तरह से आपने इसका चित्रण किया एक लड़की का, ये वाकई बहुत सुंदर है, बहुत अलग है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। पल्लवी जी, मेरे शब्दों में छिपकर मुस्कुराता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? हो तुम? अच्छा, तुम मुस्कुराते हो? ओहो वो हैं कौन? वो क्यों आपके शब्दों में छिपकर मुस्कुराते हैं? उन्हें क्यों आपके शब्दों की जरूरत पड़ती है? क्या है ये? और दोस्तों एक बात और बता दें पल्लवी जी कि जब आप कविताएं पढ़ेंगी तो प्रेम रस की अद्भुत वो कविताएं हैं। आपकी हमारी भावनाओं को इतने सुंदर शब्दों में आपने उन भावनाओं को पिरोया है शब्दों में कि वो वाकई बहुत अच्छी लगी। प्लीज बताइए। अपनी बात शुरू करूंगी इब्ने सफ़ी जी के एक शेर से। लिखने को लिख रहे हैं गजब की कहानियां, लिखने को लिख रहे हैं गजब की कहानियां, लिखी न जा सकी मगर अपनी ही दास्तां। तो ये दास्तान शायद मेरे शब्दों में छुपकर मुस्कुराते हो तुम, ये मेरी अपनी दास्तान थी। मेरा एक मानना है, लिखना एक नेमत है जो हर किसी को हासिल नहीं होती है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, अपने आप से रूबरू होना चाहिए और होना पड़ता है। मैंने भी अपने आप को अपने आप से रूबरू कराने के लिए बहुत वक्त आईने के सामने अपनी आंखों में झांक के देखा। क्योंकि सईद जी, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सच्चाई आप अगर अपनी आंखों में झांक कर झेपे नहीं तो वो आपकी सच्चाई है। बहुत खूब, बिल्कुल। और ऐसे एक दिन ऐसा लगा कि मन में छुपी बहुत सी ऐसी भावनाएं थीं जिनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना भी पढ़ा मन में कुछ ना कुछ कुलबुलाता था जो निकल नहीं पाता था। फिर कुछ दुखदाई हुआ, पिता चले गए और उनके जाने के बाद कुछ अपने आप से बहुत छटपटाहट थी।
बस न जाने कहाँ से ऐसा लगा कि मन पे रखा एक पहाड़ है और उससे एक मीठा सा चश्मा बह निकला। आंखों से निकला तो वो खारा था, लेकिन मन की बंजर जमीन को उसने उपजाऊ बना दिया। और वहीं से जो चीज़ें निकली वो धीरे धीरे करके मेरे शब्दों में छुपकर मुस्कुराते हो तुम के फॉर्म में बाहर निकल के आई। तो आपने जो सवाल किया था कि शब्दों में छुपकर कौन है जो मुस्कुराते हैं, तो मेरे पिताजी और मेरे बहुत करीबी कुछ लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ये उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि अब उनसे कभी मुलाकात नहीं हो सकती शब्दों के अलावा। तो बस इतनी सी मेरी कहानी है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, आप भावुक भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, हॉस्टल में बुरे लड़के ज़्यादा होते हैं, और आप क्योंकि आपका ये मानना है कि लिखना एक कन्फेशन है, कन्फेशन बॉक्स में खड़े हो जाना, कैसे ये विचार आया और क्यों आपने ये हॉस्टल के बुरे लड़कों की डायरी लिखी? देखिए, दो चीज़ें हैं कि अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है, गूगल है, और अभी आज से कुछ शायद पिछले एपिसोड में आप डिस्कस कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन का इतना ओवरलोड हो गया है कि इंसान के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि वो ओवर स्टिमुलेटेड है ब्रेन में। और जब हम कॉलेज में गए थे, लकीली या अनलकीली कहिए कि हम लोग उस पीढ़ी से हैं कि जिन्होंने चिट्ठियां देखी थी, अंतर्देशीय पत्र आते थे नीले रंग के, और हॉस्टलों में वो बहुत मायने रखते थे। उसके बाद पेजर शुरू हुए और फिर फ़ोन शुरू हुए, और अब व्हाट्सअप एंड गूगल है। तो जब हम हॉस्टल में गए ऑल इंडिया एंट्रेंस के थ्रू एक दूसरे स्टेट में, गुजरात में गए, तो वहाँ पर जो एक समझ थी, एक कन्वेंशनल समझ थी एक लेडीज़ हॉस्टल की कुछ लड़कियों की, और उनकी समझ के उस दायरे में हम लड़के शायद फिट नहीं बैठते थे, तो उन्होंने बस शायद एक टैग दिया कि ये बुरे लड़के हैं। हालांकि हम बहुत अच्छे नहीं थे पर इतने बुरे भी नहीं थे। तो वो बात बस दिल में रह गई, और सोचा कि भाई यही बुरे लड़के अब जब बड़े हो गए हैं, और आप यकीन मानेंगे कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ आ रहा था 2 दिन पहले ही, तो हमारे एक मित्र हैं जो लंदन में है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और उनके पास एक मेल आया एक छोटे बच्चे का, उसमें पायलट की ड्रेस पहने हुआ था। उसने अपनी मदर को वो मेल भेजा और बोला कि मम्मी, ये जो मेरी मेल है, मेरी माँ को मेरे इंडियन डॉक्टर को फॉरवर्ड कर देना, जिन्होंने मेरी टांग का 3 बार ऑपरेशन किया और मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं पायलट बना। तो उसकी माँ उस इंडियन डॉक्टर के पास मेल फॉरवर्ड करने नहीं किया, वो खुद गई वहाँ पे, और वो लड़का वो बुरा लड़का था। तो ये बुरे लड़के आज भी मौजूद हैं, जिंदा हैं, और मुझे पूरा यकीन है वो हॉस्टलों में आज भी होंगे और उसी फॉर्म में होंगे शायद। नहीं, ज़रूर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि इतने व्यस्त पेशे से आप कैसे समय निकालते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बहाने हज़ार होते हैं, तो आपके पास वो क्या बहाना था जो आपने लिखा। लेकिन यही प्रश्न मैं डॉक्टर आकृति आपसे पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वही आज के दौर में जब चैट जीपीटी भी आ गया है, और हमें बड़ा अजीब लगता है, बड़ा बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि अरे क्या करना है, आप चैट जीपीटी पे जाइए और आपको स्क्रिप्ट उसी वक्त मिल जाएगी। हम पत्रकारों को ये बात कही जाती है। इस दौर में आपके पास वो कौन सा बहाना है जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है? देखिए, मुझे लगता है कि शब्द की सीमा मौन है, लेकिन प्रेम जो है वो इस संसार का शाश्वत बहाना है, चाहे वो प्रेम का होना, चाहे वो प्रेम की अनुपस्थिति। अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके स्मृतियों का घरौंदा छूटा हुआ है। अगर आप किसी के प्रति, किसी के लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो समाज, चाहे देश, खेत खलिहान, बच्चे, तो भी आपका उसके प्रति प्रेम है।
अगर आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं तो भी जिसके सामने करना चाहते हैं उससे एक अनकहा सा बंध है। या अगर आप कभी फ्रस्ट्रेशन में भी लिख रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं प्रेम की अनुपस्थिति और प्रेम की तलाश है। तो मुझे लगता है कि लिखने का जो सबसे महत्वपूर्ण बहाना है वो प्रेम है। उसी के पर्याय हैं जिन्हें हम सुकून कहते हैं या स्वतः से परिचय होना कहते हैं। जिन चीज़ों में भी हम जाते हैं मुझे महसूस होता है कि संसार में जो शाश्वत है वो प्रेम है, किसी भी रूप में हो, किसी भी भावना के रूप में हो। तो मेरे लिए लिखने का बहाना प्रेम है, चाहे वो परिस्थितियों से हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ राइटर, कि हमारे लिखने से परिवर्तन हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे एक मुक्तक याद आता है कि सदा सत्य का अर्चन हो, इतना तो संकल्प रहे, सापेक्ष समय के सर्जन हो, इतना तो संकल्प रहे, जहाँ समय मुँह देख रहा हो रचना का, रचना से परिवर्तन हो, इतना तो संकल्प रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर। और देखिए, लेखक की एक इच्छा ये होती ही है, और हमारा ये मानना है कि वो लेखक की इच्छा अवश्य हो, लेकिन समाज में बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और साहित्य ये कार्य करता आ रहा है। साहित्य जो शब्द है वो कुंतक ने जब दिया साहित्य शब्द, तो इसका मतलब ही था जो हित के लिए है वो साहित्य है। अगर आपने साहित्य से हित हटा दिया तो आप कुछ भी रच रहे हो, वो साहित्य नहीं है। दिस मस्ट बी नोटेड, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो हमेशा से हित है। तो ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ संकट को लेकर है जी। मैं आपके पास आऊंगा जी। डॉक्टर अनुराग, आज संकट सबसे बड़ा ये है कि पढ़ने वाले कम हो गए हैं, पढ़ने वाले बचे नहीं हैं। रही सही जो कसर थी वो इंटरनेट ने ख़त्म कर दी, इंस्टाग्राम ने ख़त्म कर दी। तो आपको नहीं लगता कि कैसे पहुंचाया जाए? एक संकट है, और अगर आप अपनी पुस्तक पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं? निश्चित ही ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब आप देखिए कि एक समय में मुझे याद है कि श्याम बेनेगल साहब की मंडी आती थी तो रात को 10-11 बजे आती थी, और हमारे पापा हमें देखने नहीं देते कि एडल्ट मूवी है। और हमारे समय में हमें कुछ मूवियाँ देखने के लिए बहुत तलाश करना पड़ता था। उतने माध्यम नहीं थे, उतने साधन नहीं थे। और निश्चित तौर पर अब जो हमारे साथ चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, हमें याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़, इतने सारे पात्र, इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं, और सूचनाओं का इतना अतिक्रमण है कि बहुत कम समय हम किसी चीज़ को याद कर पाते हैं। जाहिर है कि जो आज का जो लेखक है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को रिकॉल कराना। तो निश्चित ही ये कुछ माध्यम है जिसमें इंटरनेट भी है, किंडल है। जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप इस जो फाइल को, आप पीडीएफ को किंडल पे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सिर्फ प्रकाशन पर निर्भर न रहना पड़े और वो देश विदेश में पहुंचाई जा सके और सुरक्षित रहे। पुस्तक है ना आपके पास? जी। हम चाहेंगे कि कुछ अंश भी आप पढ़कर सुनाएं, लेकिन पल्लवी जी के बाद। पल्लवी जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर आपकी कविताएं हैं, मैंने पढ़ी। और जिस तरह से आपने, दोस्तों हम आपसे ये भी शेयर करना चाहेंगे, असगर सर बैठे हैं यहाँ पर, कि वो जो पुराने ज़मानों में, आज ज़माने में किताब को प्यार करने का चलन था, किताब से जो मोहब्बत थी, वो मैंने पल्लवी जी की किताब में देखी। वो मार्कर्स लगे हुए हैं, खूबसूरत खूबसूरत, सुंदर सुंदर से, हर पन्ने पर जहाँ उन्होंने छोड़ा या पढ़ना चाहती हैं वो रखा है। ये बहुत ही सुंदर है, जो आज की पीढ़ी, आप लोग बच्चों से भूल रहे हो, और हम लोग तो उसे मिस करते हैं। हम चाहेंगे कुछ आप प्लीज़ कुछ आपकी पसंदीदा हमें कुछ पंक्तियां सुना दें, आगात कविता छोटी सुना दें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अमृता प्रीतम को पढ़ते हुए उनकी जब रसीदी टिकट पढ़ी तो कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में भी उतर के आई। थोड़ी सी लंबी है कविता, लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए। उसका शीर्षक है काला गुलाब। ये अमृता प्रीतम को समर्पित की थी मैंने। एक बगिया देखी गुलाबों से भरी,
एक बगिया देखी गुलाबों से भरी, दिखे उसमें शांत सफ़ेद गुलाब, प्रेम से लबरेज लाल गुलाब, बेहिसाब दिखे पूरी बगिया में, दर्द से नहाए काले गुलाब। लाल गुलाब की खूबसूरती दुनिया से परे थी, सफ़ेद गुलाब में थोड़ी उदासी खुली थी। खींचते रहे अपनी ओर बेबाक लहराते दर्द में डूबे काले गुलाब। कौतूहल जागा, जानूं काले गुलाब का राज। वक्त ने बताया वह माजा की बगिया थी। अमृता का एक नाम माजा भी था। एक रोज़ किसी ने जड़ा जोड़े में सुर्ख लाल गुलाब, फिर वीरान कर मन की बगिया चला गया दूर कहीं। कुछ न बोली माजा, बस बंध गई उस खुशबू में। दर्द जो उसने दुनिया से छिपाया, उसका सत जोड़े के सुर्ख गुलाब में मिलाया। एक रोज़ माजा ने बो दिए उस गुलाब के बीज वीराने में कहीं। बिन खाद पानी भी वीराने में लहरा उठी बगिया। माजा का दर्द काला रंग बन बिखर गया बगिया में। उस बेबाक खूबसूरत दर्द की खुशबू बिखर गई दुनिया में। रंग दर्द का भले था काला, रंग दर्द का भले था काला, खुशबू उससे प्रेम की ही बिखरी। दर्द से कराह कर भी मुस्कुराने की कला ही निकली। डूबकर काले गुलाबों की खुशबू में सोचा है, रोप दूं अपने गुलाब का बीज भी कहीं, कि खुल जाए वह गिरह, कि बिखर जाए वह खुशबू भी, कि खुल जाए वह गिरह और बिखर जाए वह खुशबू भी। दरअसल आकृति ने एक बात कही थी कि लिखने का एक जो बेसिक रीज़न है वो प्रेम है। सच बात भी यही है कि प्रेम अगर नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब की, तो उनकी भी कविताओं में हॉस्टल के लिए पैशन और प्रेम है, और उनको भी सुन करके ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्टल लाइफ में पहुंच गए। तो प्रेम और पैशन बहुत ज़रूरी है, और साहित्य तो डेफिनेटली है ही है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। डॉक्टर साहब, दो छोटे अंश सुनाने की कोशिश करता हूँ। पहले अंश का हेडिंग है खुदा का प्लान 2। खुदा यानी ईश्वर। किसी सुबह अगर एक लिफाफा तुम्हारे दरवाजे के पास पड़ा मिले, जिसमें कैनवस पर हो अलहदा सी एक तस्वीर तुम्हारी, कुछ बोसीदा से कागज जिसमें किसी और तरीके से तकसीम किया हो तुम्हारी जिंदगी को, तकसीम मतलब डिवीजन, और अपने उस हमशक्ल को देखो तुम और सोचो कोई और भी हो सकते थे तुम इस जिंदगी में। यानी अगर आपने जिंदगी में कोई और दरवाजा चुना होता डिसीजन, तो शायद आप कोई और व्यक्ति होते जो आज हैं। दूसरा एक छोटा सा टुकड़ा है, मेरा खुद का अनुभव है। कुछ खत महफूज रखने का मन होता है। खत पढ़ता हूँ तो बचपन की गली नंबर 4 में चला जाता हूँ। एक बूढ़ी माई याद आती है जो मुझसे खत पढ़वाया करती थी और उसके बाद मुझे पैसे देती थी, जिससे मैं कभी कंचे खरीदता और कभी सोडे वाली बोतल पीता। उस जमाने में एक सोडे की बोतल आती थी। दी है आप लोगों ने? उसके बाद मुझे उनके खत का इंतजार रहता। किसी खत से वो बहुत ज्यादा खुश होती तो पैसे के साथ मीठी गोली भी दे देती। मुझे डर रहता कि वो किसी और से खत ना पढ़वा ले। आखिर उस गली में 4 बच्चे थे। मुझे डाकिए के आने का टाइम पता रहता। कभी कभी डाकिया मुझे गली के बाहर दिखता तो मैं खुद पूछ लेता, अम्मा की चिट्ठी आई कि नहीं आई। एक खत के बाद वो रो पड़ी, मुझे गले लगाया, माथा चूमा और 2 मीठी गोली दी। कुछ रोज बाद मैं स्कूल से लौटा तो पता लगा अम्मा को उनका बेटा अपने साथ ले गया। गली में सारे लोग अम्मा के लिए खुश थे, पर मुझे बड़ी उदासी रही। उसके बाद पापा के देहरादून ट्रांसफर तक उस मकान में किसी की आमद नहीं हुई। गली में खुलने वाली वो खिड़की जिसमें अम्मा मुझे बुलाया करती बंद रहती। डाकिया अलबत्ता कभी मिलता, मुझे देख मुस्कुराता और कभी सर पर हाथ फिराकर चला जाता। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। क्या बात, क्या बात है। सब चल, हम तो पहुंच गए उसी गलियों में और वहीं उसी मोहल्ले में। डॉक्टर आकृति, आपको मोबाइल खोलना पड़ेगा अपना, है ना? तो आपका नंबर है, हम चाहेंगे कि आप भी कुछ सुनाएं, या वैसे ही अगर आपको याद है तो। पहले तो सोच रही थी चिट्ठी पढ़ूं, लेकिन डॉक्टर अनुराग ने पढ़ दिया,
तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। बहुत छोटी छोटी 2 पार्ट्स आपके बीच है। ये सर फरवरी का समय है और आप में से कितने लोग सेमर का फूल जानते हैं? जानते हैं? ये सभी जानते हैं कि सेमर जो है वो शास्त्रों में नहीं चढ़ाना वर्जित किया गया। तो मेरे मन में आया कि मैं सेमर का फूल बनूंगी। वो कविता मैं आपको सुना रही हूँ कि जीवन में जहाँ निकृष्टता का बोध हो वहाँ आशा कैसे विचरती, आप सुनिएगा। मैं सेमर का फूल बनूंगी, मैं सेमर का फूल बनूंगी, किसी देवता के दर पर नहीं चढ़ाई जाऊंगी। ना दुल्हे के सेहरे में, ना दुल्हन के जूड़े में, ना नवयुगलों की बनू निशानी, ना गीतों में गाई जाऊंगी। मैं सेमर का फूल बनूंगी। मैं अनभिज्ञा जग की नजरों से नाप सकूं रफ्तार सड़क की, बूढ़े श्रमिकों के एड़ी की फटहन मैं सहलाऊंगी। इससे अच्छा क्या होगा? ना समय किसी का मेरे हिस्से, ना समय किसी का मेरे हिस्से, ना चाहेगा कोई गंध मेरी। जग से हारी एक वियोगिन देख मुझे मुस्काएगी, उससे अच्छा क्या होगा? फागुन के आने से पहले, जितने लोग सेमर जानते हैं वो जानते होंगे कि इस समय सड़कों पे वो टूट के गिर जाता है ना। फागुन के आने से पहले पथ दमक रहे हो लाली से, लज्जा से ऊपर उठना है कहे स्वयंभू काली से, बन निष्काम सुंदरी झर जाऊं, इससे अच्छा क्या होगा? मैं सेमर का फूल बनूंगी। और एक छोटा सा और भाग सुना रही हूँ। लोकगीत सी लड़की कहा है, लोकगीतों के संसार से आती हूँ। फागुन है, मुझे मेरा गांव याद आ रहा है, मेरे गांव में फगुआ उलारा उठने लगा होगा। तो एक भोजपुरी में छोटा सा फागुन गीत रचा है, मैं सुनाना चाहती हूँ। अभी लहरतारा में रह रही हूँ तो कैसे लहरतारा में महसूस कर रही हूँ कि कबीर फागुन में पत्र पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं सुनिएगा। फगुनवा में कबीरा पाती पढ़त है, फगुनवा में कबीरा पाती पढ़त है, अक्षर ना जाने बरनो ना चीन्हे, पूछला पे कबीरा राम कहत है। फगुनवा में कबीरा पाती पढ़त है, पूर्व ना देखे पच्छू ना देखे, नैना में कबीरा दक्षिण लिखत है, फगुनवा में कबीरा पाती पढ़त है। थैंक यू। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। ये मुझे लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है हमारे साथियों को सबको सुनने को। पल्लवी जी एक और। मैं देखिए चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं या बातें करें? एक कविता सुना रही हूँ, नील कुरिंजी के फूल और तुम। अभी जैसे इन्होंने सेमर के फूल की बात करी, ऐसे ही ये नील कुरिंजी के फूल हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता है क्या? नील कुरिंजी के फूल, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं पता। ये नीले रंग के फूल होते हैं जिनके नाम पे नीलगिरी हिल्स का नाम पड़ा है। ये 12 साल में एक बार उगते हैं। तो जब इनकी कहीं बात हुई और कहीं से कुछ निकल के आया तो वो लिखा, जब वो सुना रही हूँ। नील कुरिंजी की तरह तुम दबे पांव आए जीवन में, नील कुरिंजी की तरह तुम दबे पांव आए जीवन में, जहां रंग तो थे पर थोड़े बदरंगे। तुमने बिखेरा आसमान की झीनी चादर से छान कर नीला सा प्यार। तुम्हें भाता था नील कुरिंजी, उसका रंग, उसकी शोखी, उसका स्वभाव भी। हवा फरीदा खानम की गज़ल आज जाने की जिद ना करो गुनगुना रही थी। मेरे माथे प्यार का बोसा रख तुम जा रहे थे। जानते हो ना, नील कुरिंजी वापस आ जाता है 12 बरस बाद। जानते हो ना, नील कुरिंजी वापस आ जाता है 12 बरस बाद। मेरी प्रतीक्षा काल और अवधि के पार चली गई है। दर्द है पर कोई गुरेज नहीं तुम्हारे ना आने का। दर्द है पर कोई गुरेज नहीं तुम्हारे ना आने का, क्योंकि अब मेरे शब्दों में छुपकर मुस्कुराते हो तुम। मेरे शब्दों में छुपकर मुस्कुराते हो तुम। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पल्लवी जी। डॉक्टर साहब हॉस्टल में रहे हैं आप? सारी जिंदगी, मतलब समझ लीजिए कि आधी जिंदगी हॉस्टल में बीती। तो ये
अनुभव है या काल्पनिक कथा है? नहीं, काल्पनिक तो मुझे नहीं लगता कोई लिख सकता है, और मुझ जैसे लोग, आपने दो कवियों के बीच में मुझे बिठा दिया है, तो और हम लोग सिर्फ वही लिख सकते हैं जो महसूस करते हैं, तो बस ये सब अनुभव है, निजी जी, अनुभव है जी, आपके। जी। कुछ सुनाइए प्लीज। देखिए, वे पूछती हैं, दुनिया में किसी का बुरा ना करने वाले इंसान को कैंसर कैसे हो सकता है? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उम्र में उनसे छोटा हूं, अकल में भी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये उन दिनों की बात है कि जब कोई आपसे जब आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप अच्छा खासा जानते हैं अपने फील्ड में, लेकिन कभी कभी हम डॉक्टर भी बहुत मजबूर हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कहिए या कैसे भी कहिए कि हमें शरीर के विज्ञान के बारे में तो सिखाया जाता है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ के बारे में कैसे बताना है, वो शायद हम सब धीरे धीरे सीखते हैं, और मुझे लगता है कि एक और दशक लगेगा उस चीज़ को हमें यहाँ पहुँचने में। और ये तो पढ़ाया भी नहीं जाता मुझे लगता है मेडिकल में जी, आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वही कहा ना आपसे कि शरीर के दर्द अक्सर लोग समझ लेते हैं, कि लेकिन मन के दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है। वाह। क्योंकि समहाउ क्या होता है ना कि हर आदमी के ऊपर एक डर है कि उसे बहादुर, उसे अपनी कमजोरी दिखाने में डर लगता है कि कहीं मैं कमजोर न समझ लिया जाऊं। उसे लगता है कि मैं अगर मैं मदद मांगूंगा तो मुझे कमजोर समझ लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब हम सबके भीतर है। आदमी जब तकलीफ में होता है तो उसे जवाब की तलाश होती है। खुदा पर एतबार करने वाला अपनी नेकी बदी का हिसाब टटोलने लगता है। न जाने कितने कुर्तों में कितनी उदासियां छुपी हैं, बूढ़ी जवान उदासियां। कुछ उदासियों से मुकाबला किया जा सकता है, कुछ से नहीं। कोई पूछता है, साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद उदासी को ख़त्म करने की कोई दवा क्यों ईजाद नहीं हुई? मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। बहुत सी बातें कही नहीं जाती, वे भीतर रह जाती हैं। सर्दियों में एक दफ़ा कॉलेज से घर लौटते वक्त ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी किसी उम्रदराज महिला ने रात में मुझे ठिठुरते देख अपना कंबल डाल दिया था। मैं उन्हें जानता नहीं था। सुबह आँख खुली तो वो बैठी हुई थी। मुझे तो नींद नहीं आनी थी, बैठना था सो मैंने कोशिश की कि उन्हें शुक्रिया कहूँ और उसमें मेरी आवाज़ भीगने का उन्हें इल्म ना हो। पता नहीं मैं कामयाब हुआ था नहीं, पर उस रोज घर लौटकर सबसे पहले मैं अपनी माँ से लिपटा था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर आकृति, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या आपकी लेखनी में लोक, समाज, परिवेश, संस्कृति ये बहुतायात है, या आप यही लिखती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोकगीत सी लड़की क्यों? मुझे सॉरी, मैं मेरे मन में आया। नहीं बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोकगीत सी लड़की केवल आकृति नहीं है। लोकगीत सी लड़की सब हैं, बस आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे वो नाम दे दिया गया। जैसे आप कहें कि जैसे आप मान लीजिए किसी से प्रेम करते हैं, तो आपने कहा कि गुलाब सी लड़की, तो ऐसा थोड़ी है वही एक गुलाब सी लड़की है, तमाम गुलाब सी लड़की है, आपने किसी को नाम दे दिया। तो हमने तो शुरू में ही कहा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जी, है ना। और बाकी लोकगीत सी लड़की जो है मतलब वो कितने यार, अच्छा एक सेकंड, कितने गाने होंगे बताइए? हर व्यक्ति यहाँ पर अगर फिल्मों की बात कर रहे हैं तो लड़कियों पर हर आप में से हर व्यक्ति 2, 3, 4, 5 गाने बता सकता है या नहीं? हाँ या नहीं? जोर से बोलिए यार। तो लोकगीत से लड़की का बस वही एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि मेरे लेखन में जो बहुतायात है संस्कृति या परिवेश ही है। जैसे अलग अलग, एक बार कविता आई, सुनो बसंती हील उतारो, हमने लिखा, लड़कियों से हमने आह्वान किया कि जिनको तुम नाटी लगती हो, उनकी आंखें रोगग्रस्त हैं, उन्हें जरूरत है इलाज की, खुद अपने से लोग त्रस्त हैं। वाह 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 वाह, बहुत फिर सुंदर। हमने ये भी कहा कि बहुत मुझको सुंदर। तो ये जंगल सारे इंसानों से भले लगे, जब भी याद तुम्हारी आई हम पेड़ों से गले लगे। हमने ये भी कहा कि अरे लड़के सुनो एक बात कहनी है, अगर रोने का मन हो तो मेरा कंधा ये खाली है।
तो अलग अलग समय पे अलग अलग, जैसे बस एक बात समझने की ज़रूरत है कि अभी हम सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो अलग अलग मनोदशाएं हैं। तो हम मनुष्य हैं, हम जितनी परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं, उस तरह से हमारी लेखनी की यात्रा है। लेखनी को लेखनी की तरह नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, कल मेरी शादी होगी, मैं एक पत्नी होंगी, हो सकता है बच्चे हो, मैं माँ होंगी, नानी बनूंगी, या फिर टीचर बन जाऊं। तो ये सब अलग अलग थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हमारी लाइफ का एक समुच्चय है। तो उसी तरह से जो लेखन की यात्रा है उसका भी एक समुच्चय होता है, वो अलग अलग फेजेस होते हैं। हमारे सामने देखिए नानू जबरदा बैठे हुए, योगी दा बैठे हुए, मयंक बैठा है, सब ये सर्वेश भैया बैठे, देज आर राइटर्स। इनको पढ़ने से भी बहुत सारे भाव आते हैं। तो लोकगीत सी लड़की एक किताब के सामने, हो सकता है अगली किताब सुनो बसंती आ जाए, मैं सिमर का फूल बनूंगी आ जाए। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जानना समझना इसलिए हमने सोचा क्योंकि हम ये समझना चाह रहे थे कि आप तीनों की लेखन की प्रक्रिया आखिर है क्या, किस तरह से आप उसे आगे बढ़ाते हैं। और यही प्रश्न पल्लवी जी हमारा आपसे है कि आपकी ये पहली पुस्तक आ गई, संग्रह आ गया, कविता संग्रह आ गया, इसके बाद क्या, और क्या आप इस साहित्य की दुनिया में अपनी इस यात्रा को अनवरत जारी रखना चाहेंगी, या जो भावनाएं आ गई वो आपने समेट दी, अब बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब लिखना शुरू किया तब बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, अब पढ़ने पे फोकस ज़्यादा है, साहित्य को समझना चाहते हैं। दरअसल सच्चाई ये है, कॉन्वेंट में पढ़े हुए तो हिंदी से बहुत ज़्यादा राब्ता कभी रहा नहीं, और वो धीरे धीरे करके छूटता गया। लिखने की कोशिश करी इंग्लिश में तो कभी लिख नहीं पाए, क्योंकि वो फीलिंग्स नहीं आती। आपने चैट जीपीटी की बात की थी। जी। चैट जीपीटी से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं, पर वो भावनाएं कहाँ से आएंगी? उसके लिए ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे करके ये समझ में आया कि एक काव्य संग्रह आ गया जिसमें मन लिखा था, पूरी तरह से अपने अंदर की जो भावनाएं थी वो लिखी थी। अब कुछ वक्त देना है पढ़ने के लिए, क्योंकि सोच से सोच मिलती है। जब आप पढ़ते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के आती हैं। अभी हम आकृति को सुन रहे हैं, उम्र में बहुत छोटी हैं, पर विचार इनके बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं। तो अब अनुराग जी का जो एक पूरा इन्होंने एक वो लिख दिया, डायरी तरह की लिख दी, वो भी उनके संस्मरण ही थे जो उन्होंने लिखे। संस्मरण मैं भी लिखती हूँ, लेकिन अब कुछ कृष्ण पे लिखने का सोचती हूँ, क्योंकि कृष्ण आराध्य होने के साथ वो मन से बहुत करीब भी हैं मेरे। और साथ ही साथ ये है कि आगे अब जैसे पढ़ने के बाद यात्रा किधर जाती है वो देखेंगे। नहीं, बहुत सुंदर। और आप जिस ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मैंने पढ़ना शुरू किया है, हिंदी में लिखना शुरू किया है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, ये बहुत अच्छी पल्लवी जी बात है। जी शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, एक प्रोफेशनल जब साहित्य की तरफ आकर्षित होता है और वो साहित्यकारों की उस जमात में शामिल होता है, तो आपको लगता है कि प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और इस साहित्यिक समाज में आने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है? पहली बात आपकी सही है कि हमेशा एक चैलेंज रहता है, एक संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट अपने मरीजों के प्रति भी है। और लेकिन मुझे लगता है कि वही बात जो पल्लवी जी कह रही थी कि अगर आपको याद हो, एक मूवी थी डेड पोएट्स सोसाइटी, उसमें उसका मूल यही था कि किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को अगर जिंदा रखने के लिए कोई चीज़ होती है, वो आर्ट और अदब है, वो कॉन्शियस कीपर हैं हमारे। तो मेरा मानना है आप किसी भी पेशे में हो और कितने ही ऊंचे पद पर हो, आपका मनुष्य होने की जो यात्रा है आपको लगातार करनी होती है, और उसी के लिए जो आप लड़ाई करते हैं वो मुझे लग रहा है किसी भी आर्ट या अदब के जरिए कर पाते हैं। नेचुरली थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे पिछले दिनों हिंदी पुस्तक मेला रहा, हम वहाँ बिजी रहे, यहाँ आए, तो
निरंतर एक थोड़ा सा इतना समय दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि स्वागत की, साहित्य, मुझे लगता है साहित्य समाज थोड़ा खुला हुआ है, चूंकि वहाँ वैचारिक लोग हैं, तो वहाँ स्पेस हमेशा हर व्यक्ति के लिए बना रहता है। जो भी कुछ अच्छा पढ़ता लिखता है तो वही हमेशा उसका स्वागत दिल खोल के करते हैं। आपकी बात अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ ज्यादातर जो साहित्यकार बैठे हुए हैं मुझे लगता है वो आपसे सहमत नहीं होंगे। खैर, हम इस तरफ नहीं जाना चाहते कि किस तरह के गैंग्स होते हैं, कॉकस होते हैं साहित्यकारों के, और युवा साहित्यकारों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, वो बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं। खैर, ये अलग बात है, आज हम उस पर नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे डॉक्टर आकृति कि एक एक बार आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा सा सुन लें, फिर बातचीत के सिलसिले को जब तक डायरेक्टर साहब आदेश नहीं करते हैं शुरू करेंगे आगे। मैं लोकगीत सी लड़की से एक पत्र का कुछ अंश सुनाती हूँ। एक पत्र है, ये लाज हाय पूछन न दें। ये भी एक खुशनसीबी रही कि इस किताब में सारे पत्र शीर्षकों के साथ उपस्थित हैं। उसका एक अंश मैं सुनाती हूँ, और अगर आप लोग महसूस करिएगा तो बताइएगा कि स्थिरता की गति का अंतः संबंध मन को बहुत रोमांचित करता है। ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति का मन सारी दुनिया घूमता है, तन अपनी सीट पर, और ट्रेन तेज गति से चलती या रुकती और पृथ्वी गतिमान। अगर हम इस गुत्थी को सुलझा लें तो जीवन की गति में बड़ा सुंदर लोच आना तय है। प्रेम में गति की तो बात ही अलग है। खैर, तुम्हें प्रेम में उड़ता हुआ महसूस हुआ है कभी? या तुमने बादलों की शक्ल में गुलाब का फूल और हम दोनों का हाथ आलू गोभी की भुजिया, सब्जी और रोटी साथ खाते हुए हम दोनों महसूस किया है? बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उलझने, लेकिन तुम्हारे ध्यान में डूबते सब कुछ घुल जाता है, पानी में चीनी या नमक में रंग की तरह। उनका स्वाद कायम तो रहता है, लेकिन अलग से विषमांगी सा कुछ नहीं रह जाता। हालांकि पानी, नमक और रंग से अच्छा उदाहरण पानी और चंदन को कह सकते हैं, लेकिन नमक और चीनी का घुलना भी तुम्हारी स्मृति के क्रम में बराबर महसूस करती हूँ। चंदन भाव में तुम्हें जितना जिया है उतना ही चीनी, नमक और रंग में भी। तुम तो हर सू हो। मुश्किल यह है कि क्या कहें और क्या छोड़ें। इसलिए तुम्हारे मामले में मन की अबाध गति को सदा ही स्वीकार करना सबसे सुंदर जान पड़ता है। कभी कभी तो यह भी सोचती हूँ, इतने प्रश्न मुझ में आते तो वहीं से हैं जहाँ प्रश्न पहुँचते हैं। तो प्रश्नों के स्रोत, उत्तर के निधि, हमारे करुणानिधि से एक प्रश्न और कर ही लूँ कि तुम इतने, खैर जाने दो, फिर कभी। तुम्हारी आकृति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, कुछ बोलूं? कुछ एक छोटा सा तारीफ करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? इतनी देर बाद क्यों? सब एक नज्म है। मैं एक किस्सागो हूँ जिसके भीतर कई कहानियां शोर करती हैं। उनके किरदारों से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ। मैं अक्सर वक्त के वरक उलटता हूँ, वरक मतलब कागज, कि शायद कोई रसूल आए और अपनी जेबों में इन किरदारों को भरकर ले जाए। क्या बात है! वाह 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 वाह। पल्लवी जी, और सुनेंगे सर, इससे बात बनेगी नहीं। पल्लवी जी, अपने कुछ हॉस्टल की डायरी से भी सुना सकते? अपने पिता के जाने के बाद लिखना शुरू किया, तो एक कविता अपने पिता पे और एक माँ पे सुनाना चाहूँगी। अपने पिता को मैं दादा बुलाती रही हूँ। तो कविता का शीर्षक है, वे प्रतिदिन सहला जाते हैं। न वे तकलीफ दूर करते, ना आंसू रोकते हैं। न वे तकलीफ दूर करते, ना आंसू रोकते हैं, पर बरसों से डेस्क पर उल्टे रखे अपने चश्मे से देखते हैं। याद दिलाते हैं अपनी बंद पड़ी घड़ी से कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। अंतस की पपड़ियाँ खुरच वे मरहम लगा जाते हैं। अंतस की पपड़ियाँ खुरच वे मरहम लगा जाते हैं। स्पर्श किए बिना ही दादा प्रतिदिन सहला जाते हैं। स्पर्श किए बिना ही दादा प्रतिदिन सहला जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता अपनी अम्मा के लिए। उनकी ज़रा तबीयत खराब है तो उनको भी सुनाती हूँ। माँ बड़ी हो रही है,
दौड़ती भागती घर के काम निपटाती माँ अब थकती हैं। हर बात याद रखती, सबकी पसंद याद रखती माँ अब भूलती है। नमक शक्कर का अंदाज बताती, मसालों की खुशबू से नाम बताती माँ अब मुझसे पूछती है। गोदी लादे घूमती चक्री की तरह नाचती माँ अब संभल कर चलती है। त्वचा जिसकी हरदम दमकती थी, जो बिना लिपस्टिक काजल भी चमकती थी, अब वही माँ झुर्रियों से मुस्कुराती है। माँ को ऐसा ना देखा था कभी, माँ को ऐसा ना देखा था कभी। अब उनकी उम्र में वो नज़र आती हैं और समझ आता है कि माँ अब बड़ी हो गई हैं। अब तक मैं ये बात अपनी माँ के लिए कहती थी, अब मेरी बेटियाँ मेरे लिए यही कहती नज़र आती हैं, माँ अब बड़ी हो गई है। शुक्रिया। ये पल्लवी जी बहुत बहुत भावुक आपकी कविता थी। और जब हम अपने माता पिता को वृद्धावस्था की ओर जाते हुए देखते हैं, मुझे तो बहुत कष्ट होता है। हफ्ता एक गुजरता नहीं है दोस्तों। मेरे दोनों माताजी पिताजी दोनों 80 को पार कर गए, और कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, बड़ी बड़ी बीमारियां। तो ये बहुत ही भावुक है। बहुत धन्यवाद आपका, आप माताजी पिताजी को हम सबको याद दिलाने के लिए, और उनका त्याग, उनका प्रेम, उनका अपनत्व और पूरा जीवन जो वो हमारे लिए समर्पित करते हैं, वो ऋण आप और हम दोस्तों, हमें लगता है कुछ भी कर लें हम वो चुका नहीं पाएंगे। तो हम सभी के माता पिता को प्रणाम। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने हॉस्टल के कुछ किस्से दो सुनाने को कहा है, तो दो किस्से मैं अपने हॉस्टल मेट से यहीं से माफी मांगते हुए सुनाऊंगा। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे वो हरियाणा के जाट थे। तो नाम बदले आपने उनके या नहीं? नहीं, नाम कैरेक्टर्स प्लीज नाम नहीं बदले। नहीं बदले। और कुछ के बदले हैं जो थोड़े सेंसिटिव टॉपिक हैं। तो उनको अक्सर एक आदत होती थी, उनको रात को लघु शंका आती थी। और आप तो जानते ही मेडिकल कॉलेज में कॉमन बाथरूम होता है, तो वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो बालकनी में जाके वहीं से लघु शंका का निवारण कर लेते थे। तो होता यूं था कि हमारे हॉस्टल के कमरे के ठीक नीचे एक मेस थी, और उसके महाराज यानी रसोई अक्सर भीड़ अधिक होने के बाद बालकनी में मुंह खोल के बाहर सोते हैं। वहां का मौसम ठंडा नहीं है, फिर भी जाट को नामालूम रात में कई बार लघु शंका डिस्टर्ब करती है, और दरवाजा खोलकर बाहर जाने का कष्ट न करते हुए वो बालकनी से अपनी शंका का निवारण कर लिया करते हैं। एक रात वो बालकनी के लिए उठे और फौरन दौड़कर वापस अपनी ऐतिहासिक चद्दर ओढ़कर लेट गए। एक्चुअली उनके पास एक चद्दर थी, वो जब भी कोई गड़बड़ करते तो तुरंत उसको ओढ़ लेते थे आके। तो हम कुछ माजरा समझे, उससे पहले ही दरवाजा बड़बड़ाने की आवाज आती है, और नीचे मेस के सामने महाराज खड़े हैं, बिल्कुल बदहवास। वो कंफर्म करना चाह रहे थे ये पराक्रम किस बालकनी से हुआ है। महाराज को हमारी आंखों में नींद दिखती है, और जाट चद्दर ओढ़कर लेटा हुआ है। तो भुनभुनाते हुए ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए हैं, सोचते हैं कि ये पराक्रम ऊपर वाले फ्लोर से है। उसके बाद से दो बातें हुई। महाराज कभी बालकनी में नहीं सोए, लेकिन जाट अलबत्ता बालकनी का उपयोग निर्विरोध करते रहे। दूसरा एक और किस्सा है हॉस्टल का। देखिए, उस समय कोई एटीएम वगैरह तो होते नहीं थे, गूगल पे और ये सब नहीं होते थे। आज की जमाने में जोमेटो और वो सब हैं। तो हम लोग हॉस्टल में अक्सर, आपको पता ही है मेस का खाना कैसा होता है। तो और माँ बाप भी उस वक्त बहुत कम पैसे दिया करते थे, और सब हम हॉस्टल में उधारी चलती थी, सब यार दोस्त मिल के चाहते थे। और अक्सर कई बार ऐसा होता था कि भाई सब लोग चल देते थे कि भाई दूसरे के पास तो पैसे होंगे ही। और ऐसी एक रेस्टोरेंट था सामने जी। तो मैं उन दिनों ना एटीएम होता था, ना जेब में इतने पैसे, ना ही मोबाइल। मैं 6 दिन बेस्वाद खाना बनाती और हफ्ते में 1 दिन बंद रहती। कॉलेज के सामने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, और उसके गल्ले के पास लंबे चौड़े हटकट्टे मूछों वाले 2 कड़क जवान खड़े रहते थे। वो ये नोटिस करते थे कि भाई कोई पैसा नहीं दे रहा तो उनको पकड़ लें। और एक मर्तबा जब खाना खाकर सबने जेब टटोली, तो सबके पर्स में कुल मिलाकर टोटल कम पड़ा। यानी सब लोग ये सोच के गए थे भाई किसी न किसी के पास तो होंगे, तो टोटल कम पड़ा। तो एक बंदे को तय हुआ कि इसको जमा कर दो वहीं, और बाकी लोग हॉस्टल के पैसे लेने जाएं। तो आने जाने के बीच में जो वक्त था ना,
वो बिल्कुल वैसा ही क्रूशियल था जैसा शुरुआती ओवर में स्विंग लेती है ना गेंद, और लेमैन की भाषा में उसे जालिम कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम क्योंकि आप तीनों से ये अवश्य कहेंगे कि चलते चलते अंत में आप क्या प्रेरणा अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। डॉक्टर आकृति, आपसे शुरू करते हैं, डॉक्टर अनुराग और उसके बाद पल्लवी जी, आप तीनों, कि वो अगर जरा सा भी मन में लिखने की इच्छा है, कई बार हम संकोच कर जाते हैं, कैसा लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, जो लोग लिखते हैं वो क्या सोचेंगे, दिखाने में संकोच करते हैं। इसे कैसे दूर किया जाए और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती? मुझसे पूछा? आप और कौन है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके दोनों पहलू पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा कि जैसे फेसबुक पे किसी ने गलत शेर कमेंट कर दिया, मैंने भी ये बेवकूफ़ी की है, और कोई उस्ताद शायर अगर आके बता के गए तो हमारी आत्ममुग्धता जाग जाती है। तो दोनों पक्ष जरूरी। अगर आपके अंदर लेखक है तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, लेकिन पढ़ें भी। लेकिन अगर आप परंपरागत लेखन के तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो क्राफ्ट है उस पर भी काम करें। अगर आप नई कविता लिख रहे हैं तो उसमें निराला जी के नाम पर जो चरस बोया गया है वो मत करें आप। मतलब हिंदी साहित्य में अगर आप कविता कर रहे हैं तो उसके अंदर का प्रवाह बनाए रखें। एटलीस्ट कविता के नाम पर आप मजाक ना करें, तो कविता का कवित्व रहे। वैसे ही साहित्य को लिखें तो लिखें, दूसरा पढ़ें, और तीसरा अपने लिखे के प्रति जिम्मेदार हों, वो हों, संवेदनशील हों, क्योंकि आपका जो लिखा है वो कहीं जाएगा, कोई पढ़ेगा। तो इसीलिए आत्ममुग्धता से मुक्त होकर, सीखने की भावना से रत होकर, अध्ययन का, अनुभव का सहारा होते हुए लिखें। मुझे शारिक साहब का एक शेर याद आता है जो मैं सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, नए राइटर्स को, कि इंक्लूडिंग मी टू, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। तो उसी तरह से लेखन की पढ़ाई चल रही है। मुझे लगता है मैं भी अभी इसी पीढ़ी में हूँ कि मैं सीख रही हूँ, मेरे आगे मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, तो मैं सीखने की ही प्रक्रिया में खुद भी हूँ। तो अभी मेरी प्रेरणा देने की हैसियत नहीं है, लेकिन अपने अनुभव से यही कहूँगी कि पढ़ें, समझें, लिखते रहें और बेफिक्र होकर लिखें, लेकिन आत्ममुग्धता से मुक्त होकर। थैंक यू। डॉक्टर आकृति, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आप ही के बात से मुझे भी एक शेर याद आ गया कि जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, उतना तो एक शेर की खातिर हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये ऐसे साहित्यकारों को इतना पढ़ना भी पड़ता है। हम सोचते हैं कि आए और इन्होंने लिख दी किताब, एक कविता का सृजन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ना, अध्ययन की जो बात आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, अभी अगला सेशन जो हमारा है वो खाकी पर है, माफिया पर है। तो वो ऐसे प्रोफेशनल्स क्या करें, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो तो बेचारे संकोच में ही मरे जाते हैं, आप जैसे लोग बहुत कम आ पाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं हमारे प्रोफेशन में भी, और बहुत अच्छी किताबें जो प्रेरणादायक किताबें हैं इंडिया से बाहर। मेरा यही मानना है, जो आकृति ने कहा है, कि आप खूब पढ़िए। और इस पीढ़ी के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि इनके पास सूचनाओं का एक अच्छा खासा स्रोत है। तमाम भाषाओं की फिल्में जिन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कवायद करनी पड़ती थी, वो आज इन लोगों के पास है। ईरान का सिनेमा, अब्बास कियारोस्तामी का सिनेमा, श्याम बेनेगल, मनी कौल, कुमार शाहानी, बहुत सारे ऐसे नाम है जो उपलब्ध हैं। ये तो हिंदी सिनेमा है, और भी दुनिया भर का सिनेमा, वो भी एक किस्म की किताब है। और मुझे लगता है जिस तरह से हमारे पेशे में पढ़ाई लगातार चलती रहती है, हम लोग रोजाना सीखते हैं अपने पेशे में भी, पेशेंट से, बीमारियों से आसपास ग्रूम होते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है साहित्य या कोई भी आर्ट या अदब, कोई भी एक्टर शुरुआत से धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें ग्रूम होता, आप उसको देखते हैं। ऐसे ही शायद जैसे एक पाठक पढ़ता हुआ ग्रूम होता है, ऐसे ही एक लेखक लिखता हुआ ग्रूम होता है।
दोनों के अपने अपने सफ़र होते हैं और वो तमाम उम्र चलते हैं, और मुझे लगता है चलते रहने चाहिए। आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपके अंदर बेचैनी रहेगी, आप निरंतर, और मुझे लगता है आपकी यात्रा कभी ख़त्म होगी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज आप किसी भी पेशे में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको 9/5 से बाहर भी कुछ होना चाहिए। आप देखिए, जीवन एक ही बार मिला है, एक ही बार मिला है, तो कुछ समय के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आप शमशान घाट में जाते हैं, आप 2 मिनट के लिए वहाँ आध्यात्मिक हो जाते हैं, वापस लौटते हैं, फिर मोबाइल बज उठता है, तो आप वापस इसी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचें कि आपके जाने के बाद आपने क्या दिया वापस, और कितने लोग आपको किस तरह से याद रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मनुष्य होने के नाते आपका ऋण है, और लौटाना है, किसी भी फॉर्म में आपको मौजूद रहना है। तो लेकिन पढ़िए। जी मेरी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, नहीं, क्षमा, मैंने हाँ, आपको बीच में नहीं। नहीं, लेकिन आपने बहुत बहुत अच्छी बात बता दी। ओटीटी, ये दुनिया भर की सीरीज आजकल हैं, हम लोग देखते हैं रात रात भर। कोरियन सिनेमा देख रहे हैं, सीरीज अलग अलग देख रहे हैं, और उससे वाकई बहुत बहुत फायदा मिल रहा है। पल्लवी जी, आपसे हम समाप्त करेंगे आपकी टिप्पणी के साथ। देखिए, ऐसा है, जो बात अभी आपने बोली, लिखना चाहिए, यंग पीढ़ी हो या हमारे साथ के लोग हों। मैंने तो खुद इस यात्रा को अपनी डायरी में बहुत छुप छुप के लिखते हुए शुरू किया। मैंने किसी को नहीं बताया कभी कि मैं लिखती हूँ। अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, तुम डायरी में क्या लिखती हो? बचपन में कभी डायरी लिखते थे, लेकिन उसके बाद वो भी छूट गया था। तो बड़ा संकोच हुआ ये कहने में कि कुछ लाइंस, कुछ मन के विचार। तो थोड़ा हंसे, फिर कुछ दिन बाद बोले, अच्छा कुछ पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया, हिंदी अच्छी नहीं थी, तो बोले अरे लिखो लिखो। एक वहाँ से एक प्रेरणा आई। फिर कुछ मित्रों ने पुश किया कि नहीं लिखो, सही गलत क्या होता है, कोई ना कोई अपने आप मिलेगा जो तुम्हारी चीज़ों को सही करेगा। तो जब हम ढूंढने लगते हैं कि कोई हमें मिले, तो शायद उस समय कोई हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो गुरु अपने आप प्रकट होता है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश ये है कि लिखते वक्त ये मत सोचिए कि अच्छा लिखा, खराब लिखा, सही लिखा, गलत लिखा। मन के अपने भाव जो भी हैं उनको प्रकट करिए। सही समय पे गुरु आते हैं और सही समय पे चले जाते हैं। ये बात मैं इसलिए और भी कह रही हूँ क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, बहुत करीब से शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि बच्चों को बस एक पुश की ज़रूरत होती है, और आकाश तो हर कोई अपना अपना बना ही लेता है। तो लिखते रहिए। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। और हम भी ये ज़रूर कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथी भी ये लिखते हैं, तो उसमें से एक दो को हमने कहा कि एक टारगेट, एक लक्ष्य दे दिया कि चलो 50 कर लेना, 51 कर लेना, और पांडुलिपि हमें दे देना, वो हमारी जिम्मेदारी। तो जो भी लिखते हैं आप उसे इकट्ठा रखें और छपवाने का प्रयास अवश्य करें, ज़रूर छपवाएं। गुरु की बात जो आपने कही, हमें इसको हम बिल्कुल एंडोर्स करते हैं। गुरु होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और देखिए, उर्दू शायरी में तो वो इस्लाह की एक परंपरा चली आ रही है कि अगर आप शेर कहना शुरू करते हैं तो आप, या लिखना शुरू करते हैं, तो आपको वो मस्ट होता है कि आपको अपना एक गुरु बनाना पड़ता है। वो अपनी जो भारतीय परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, गंडे वाली, तावीज़ वाली, धागे वाली, तो आपको वो दिखाना पड़ता है। तो गुरु उससे इसे दुरुस्त करते हैं, और जो आपके उस्ताद होते हैं, और उसी के बाद होता है। और वो लक्ष्य देते हैं कि आपको 100 शेर याद होने चाहिए, 25 इस सब्जेक्ट पे, 25 उस पे, 25 पे, इस तरह की। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकृति, डॉक्टर अनुराग, पल्लवी जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और इतनी गंभीरता से इस सत्र में हमारे साझेदार बनने के लिए। हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद कीजिए। हम, क्योंकि आप तीनों से ये अवश्य कहेंगे कि चलते चलते अंत में आप क्या प्रेरणा अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। डॉक्टर आकृति, आपसे शुरू करते हैं, डॉक्टर अनुराग, और उसके बाद पल्लवी जी, आप तीनों, कि वो अगर ज़रा सा भी मन में लिखने की इच्छा है, कई बार हम संकोच कर जाते हैं, कैसा लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, जो लोग लिखते हैं वो क्या सोचेंगे।
दिखाने में संकोच करते हैं, आ, इसे कैसे दूर किया जाए और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? मुझसे पूछा। जी, आप और कौन है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके दोनों पहलू पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा कि जैसे फेसबुक पे किसी ने गलत शेर कमेंट कर दिया, मैंने भी ये बेवकूफ़ी की है, और कोई उस्ताद शायर अगर आके बता के गए तो हमारी आत्ममुग्धता जाग जाती है। तो दोनों पक्ष जरूरी। अगर आपके अंदर लेखक है तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, लेकिन पढ़ें भी। लेकिन अगर आप परंपरागत लेखन के तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो क्राफ्ट है उस पर भी काम करें। अगर आप नई कविता लिख रहे हैं तो उसमें निराला जी के नाम पर जो चरस बोया गया है वो मत करें आप। मतलब हिंदी साहित्य में अगर आप कविता कर रहे हैं तो उसके अंदर का प्रवाह बनाए रखें। एटलीस्ट कविता के नाम पर आप मजाक ना करें, तो कविता का कवित्व रहे। वैसे ही साहित्य को लिखें तो लिखें, दूसरा पढ़ें, और तीसरा अपने लिखे के प्रति जिम्मेदार हों, वो हों, संवेदनशील हों, क्योंकि आपका जो लिखा है वो कहीं जाएगा, कोई पढ़ेगा। तो इसीलिए आत्ममुग्धता से मुक्त होकर, सीखने की भावना से रत होकर, अध्ययन का, अनुभव का सहारा होते हुए लिखें। मुझे शारिक साहब का एक शेर याद आता है जो मैं सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, नए राइटर्स को, कि इंक्लूडिंग मी टू, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। तो उसी तरह से लेखन की पढ़ाई चल रही है। मुझे लगता है मैं भी अभी इसी पीढ़ी में हूँ कि मैं सीख रही हूँ, मेरे आगे मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, तो मैं सीखने की ही प्रक्रिया में खुद भी हूँ। तो अभी मेरी प्रेरणा देने की हैसियत नहीं है, लेकिन अपने अनुभव से यही कहूँगी कि पढ़ें, समझें, लिखते रहें और बेफिक्र होकर लिखें, लेकिन आत्ममुग्धता से मुक्त होकर। थैंक यू। डॉक्टर आकृति, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आप ही के बात से मुझे भी एक शेर याद आ गया कि जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, उतना तो एक शेर की खातिर हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये ऐसे साहित्यकारों को इतना पढ़ना भी पड़ता है। हम सोचते हैं कि आए और इन्होंने लिख दी किताब, एक कविता का सृजन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ना, अध्ययन की जो बात आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, अभी अगला सेशन जो हमारा है वो खाकी पर है, माफिया पर है। तो वो ऐसे प्रोफेशनल्स क्या करें, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो तो बेचारे संकोच में ही मरे जाते हैं, आप जैसे लोग बहुत कम आ पाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं हमारे प्रोफेशन में भी, और बहुत अच्छी किताबें जो प्रेरणादायक किताबें हैं इंडिया से बाहर। मेरा यही मानना है जो आकृति ने कहा है कि आप खूब पढ़िए। और इस पीढ़ी के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि इनके पास सूचनाओं का एक अच्छा खासा स्रोत है। तमाम भाषाओं की फिल्में जिन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कवायद करनी पड़ती थी, वो आज इन लोगों के पास है। ईरान का सिनेमा, अब्बास कियारोस्तामी का सिनेमा, श्याम बेनेगल, मनी कौल, कुमार शाहानी, बहुत सारे ऐसे नाम है जो उपलब्ध हैं। ये तो हिंदी सिनेमा है, और भी दुनिया भर का सिनेमा, वो भी एक किस्म की किताब है। और मुझे लगता है जिस तरह से हमारे पेशे में पढ़ाई लगातार चलती रहती है, हम लोग रोजाना सीखते हैं अपने पेशे में भी, पेशेंट से, बीमारियों से आसपास ग्रूम होते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है साहित्य या कोई भी आर्ट या अदब, कोई भी एक्टर शुरुआत से धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें ग्रूम होता, आप उसको देखते हैं। ऐसे ही शायद जैसे एक पाठक पढ़ता हुआ ग्रूम होता है, ऐसे ही एक लेखक लिखता हुआ ग्रूम होता है। दोनों के अपने अपने सफ़र होते हैं और वो तमाम उम्र चलते हैं, और मुझे लगता है चलते रहने चाहिए। आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपके अंदर बेचैनी रहेगी, आप निरंतर, और मुझे लगता है आपकी यात्रा कभी ख़त्म होगी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज आप किसी भी पेशे में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको 9/5 से बाहर भी कुछ होना चाहिए। आप देखिए, जीवन एक ही बार मिला है, एक ही बार मिला है, तो कुछ समय के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आप शमशान घाट में जाते हैं, आप 2 मिनट के लिए वहाँ आध्यात्मिक हो जाते हैं, वापस लौटते हैं, फिर मोबाइल बज उठता है तो आप वापस इसी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचें कि आपके जाने के बाद आपने क्या दिया वापस, और कितने लोग आपको किस तरह से याद रखेंगे, तो
कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मनुष्य होने के नाते आपका ऋण है और लौटाना है, किसी भी फॉर्म में आपको मौजूद रहना है। तो लेकिन पढ़िए। जी मेरी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, नहीं, क्षमा मैंने हाँ, आपको बीच में नहीं। नहीं, लेकिन आपने बहुत बहुत अच्छी बात बता दी। ओटीटी, ये दुनिया भर की सीरीज आजकल हैं, हम लोग देखते हैं रात रात भर। कोरियन सिनेमा देख रहे हैं, सीरीज अलग अलग देख रहे हैं, और उससे वाकई बहुत बहुत फायदा मिल रहा है। पल्लवी जी, आपसे हम समाप्त करेंगे आपकी टिप्पणी के साथ। देखिए, ऐसा है, जो बात अभी आपने बोली, लिखना चाहिए, यंग पीढ़ी हो या हमारे साथ के लोग हों। मैंने तो खुद इस यात्रा को अपनी डायरी में बहुत छुप छुप के लिखते हुए शुरू किया। मैंने किसी को नहीं बताया कभी कि मैं लिखती हूँ। अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, तुम डायरी में क्या लिखती हो? बचपन में कभी डायरी लिखते थे, लेकिन उसके बाद वो भी छूट गया था। तो बड़ा संकोच हुआ ये कहने में कि कुछ लाइंस, कुछ मन के विचार। तो थोड़ा हंसे, फिर कुछ दिन बाद बोले, अच्छा कुछ पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया, हिंदी अच्छी नहीं थी, तो बोले अरे लिखो लिखो। एक वहाँ से एक प्रेरणा आई। फिर कुछ मित्रों ने पुश किया कि नहीं लिखो, सही गलत क्या होता है, कोई ना कोई अपने आप मिलेगा जो तुम्हारी चीज़ों को सही करेगा। तो जब हम ढूंढने लगते हैं कि कोई हमें मिले, तो शायद उस समय कोई हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो गुरु अपने आप प्रकट होता है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश ये है कि लिखते वक्त ये मत सोचिए कि अच्छा लिखा, खराब लिखा, सही लिखा, गलत लिखा। मन के अपने भाव जो भी हैं उनको प्रकट करिए। सही समय पे गुरु आते हैं और सही समय पे चले जाते हैं। ये बात मैं इसलिए और भी कह रही हूँ क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, बहुत करीब से शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि बच्चों को बस एक पुश की ज़रूरत होती है, और आकाश तो हर कोई अपना अपना बना ही लेता है। तो लिखते रहिए। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। और हम भी ये ज़रूर कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथी भी ये लिखते हैं, तो उसमें से एक दो को हमने कहा कि एक टारगेट, एक लक्ष्य दे दिया कि चलो 50 कर लेना, 51 कर लेना, और पांडुलिपि हमें दे देना, वो हमारी जिम्मेदारी। तो जो भी लिखते हैं आप उसे इकट्ठा रखें और छपवाने का प्रयास अवश्य करें, ज़रूर छपवाएं। गुरु की बात जो आपने कही, हमें इसको हम बिल्कुल एंडोर्स करते हैं। गुरु होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और देखिए, उर्दू शायरी में तो वो इस्लाह की एक परंपरा चली आ रही है कि अगर आप शेर कहना शुरू करते हैं तो आप, या लिखना शुरू करते हैं, तो आपको वो मस्ट होता है कि आपको अपना एक गुरु बनाना पड़ता है। वो अपनी जो भारतीय परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, गंडे वाली, तावीज़ वाली, धागे वाली, तो आपको वो दिखाना पड़ता है। तो गुरु उससे इसे दुरुस्त करते हैं, और जो आपके उस्ताद होते हैं, और उसी के बाद होता है। और वो लक्ष्य देते हैं कि आपको 100 शेर याद होने चाहिए, 25 इस सब्जेक्ट पे, 25 उस पे, 25 उस पे, इस तरह की। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकृति, डॉक्टर अनुराग, पल्लवी जी।